तो कहानी शुरू होती है कीगो नाम के मांगा क्रिएटर से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड नात्सुमी के साथ रहता है। कीगो की स्ट्रगल चल रही है, पर नात्सुमी उसे पूरा सपोर्ट करती है। कीगो अपनी क्रिएशन लेके मांगा प्रोडक्शन के पास जाता है, जहां कीगो का काम प्रोडक्शन को काफी अच्छा लगा। कीगो ने ड्राइंग में काफी डिटेल से काम किया था, जबकि आज के समय लोग डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर हाथ की सफाई में कीगो का कोई मुकाबला नहीं। कीगो अकल्ट हाउस में होनजू के यहाँ पे काम करता है और अकल्ट हाउस अपनी ड्राइंग की वजह से प्रचलित है। कीगो का काम प्रोडक्शन को काफी अच्छा लगा, पर ये लोग उसे ये बोल के जाने को कहते हैं कि तुम्हारे कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी में दम नहीं, थोड़ा सस्पेंस और थ्रिलर ऐड करो ताकि लोग इससे रिलेट कर पाए। अब ये सुन के कीगो हिम्मत छोड़ चुका था। वो नात्सुमी को कॉल कर कहता है कि मुझे अपने लिए जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, पर एक बार फिर से नात्सुमी कीगो को सपोर्ट करती है। नात्सुमी की बात सुन के और सक्सेसफुल मांगा का सपना लेके कीगो फिर से आगे बढ़ जाता है। कीगो के बॉस को एक सस्पेंस बंगलो की ड्राइंग चाहिए थी, जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर हो। ये काम की जिम्मेदारी उठा के कीगो घर की तलाश में निकल जाता है, जिसके बाद हम उसके बॉस और एम्प्लॉय को बात करते देखते हैं कि कीगो की विलन की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि कीगो एक अच्छा इंसान है, उसे विलन के कैरेक्टर पर थोड़ा और काम करना चाहिए। अब कीगो एक बड़े से घर की ड्राइंग बना के जाने वाला था, पर तभी उसे घर के गेट पर कोई अननोन आदमी दिखता है, जो कि कीगो को देख अंदर चला जाता है। हम इस अननोन पर्सन का चेहरा तो नहीं देख पाते, पर घर में जोर जोर से म्यूजिक चल रहा था, जिस कारण पड़ोसी कीगो को डांटने लगते हैं कि म्यूजिक को बंद करो, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। म्यूजिक को कम करवाने कीगो घर के अंदर जाता है, लेकिन घर का दृश्य कुछ और ही था। पूरा घर खून से सना हुआ था। किसी किलर ने फैमिली के चारों मेंबर्स को बेरहमी से मार दिया। कीगो घर के बाहर किलर को देख लेता है और घर के दरवाजे से जो आदमी बाहर जा रहा था वो यही किलर था। जाने से पहले किलर ने कीगो को देख लिया, पर कीगो को बिना मारे वो यहाँ से चला जाता है, यानी कि किलर का मकसद इन फैमिली मेंबर्स को मारने का था। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और केस को हैंडल करने वाले हैं ऑफिसर माकाबी और सीडा और माकाबी कीगो से सवाल जवाब करते हैं, जहां वो कीगो की ड्राइंग को एविडेंस के तौर पे रख लेते हैं। कीगो घर की ड्राइंग बनाने आया था, पर उसी समय क्राइम हो गया। कीगो ऑफिसर्स को किलर के बारे में नहीं बताता, क्योंकि कीगो डर गया था। घर आके क्राइम सीन और किलर को इमेजिन करके कीगो ने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया, यानी कि कीगो को इंस्पिरेशन मिल चुकी है। हेड ऑफिसर अपने जूनियर्स को रिपोर्ट करते हैं कि ये केस काफी ब्रूटल है, जब तक किलर नहीं मिल जाता केस को सीक्रेट बनाए रखना। माकाबी हेड ऑफिसर्स को हेनबी नाम के किलर के बारे में बताता है, जिसने पास्ट में ऐसा ही क्राइम किया था। ये बंदा साइको किस्म का है। सीडा और माकाबी हेनबी को पकड़ लेते हैं, जो कि डर के मारे क्राइम को कन्फेस कर लेता है कि फुनाकोशी फैमिली को मैंने मारा। जब शहर में दो सीरियल किलर हों तो एक दूसरे के काम का क्रेडिट लेना फकर की बात है। ऐसे ही दूसरे किलर की किलिंग को हेनबी ने खुद का बता दिया, पर सीडा को यकीन नहीं था कि ये किलिंग हेनबी ने की है, क्योंकि उसे क्राइम सीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। पर हेड ऑफिसर के प्रेशर की वजह से हेनबी को केस का सस्पेक्ट समझ के अंदर डाल दिया जाता है। टीवी पर हेनबी को कीगो हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये किलर नहीं है, लेकिन फिर भी कीगो पुलिस को असली किलर के बारे में नहीं बताता। कहानी कई समय आगे बढ़ जाती है, जब हराई फैमिली को हिल्स में वही किलर मिलता है। ये लोग लिफ्ट के चक्कर में किलर को गाड़ी में बिठा लेते हैं। इनोसेंट फेस और क्यूट हरकतें करके किलर खुद का नाम मोरोजोमी बताता है। मीठी मीठी बातें करने के बाद मोरोजोमी कहता है कि 4 लोगों की फैमिली हैप्पी होती है, 3 या 5 की फैमिली हैप्पी नहीं होती। मोरोजोमी की ऐसी बातें सुन के पति और पत्नी डर गए थे, और तभी मोरोजोमी उनके बेटे से राइजिंग सन और 34 के कॉमिक के किलर के बारे में बात करता है कि कॉमिक में जो डैगर नाम का सीरियल किलर है वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। डैगर के बारे में बात करते ही मोरोजोमी की हरकतें बदल गई थी। फैमिली में से पत्नी मोरोजोमी को कार से उतरने को कहती है, पर शायद इसने सीरियल किलर की मूवीज नहीं देखी। कभी सीरियल किलर की ईगो हर्ट मत करना। थोड़ी देर बाद पुलिस को फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें मोरोजोमी ने बेरहमी से काट के फेंक दिया था। ऑफिसर सीडा को कार की छत से नाइफ मिलता है,
जिससे किलर ने पूरी फैमिली को स्टैब किया था। पुलिस की पूरी टीम नाइफ को देख के कंफ्यूज थी क्योंकि किसी को नाइफ नहीं मिला, लेकिन सीडा ने ढूंढ लिया। ये देख माका भी कंफ्यूज था और तभी सीडा उसे कहता है कि इसी नाइफ से किलर ने फुनाकोशी फैमिली का कत्ल किया था। सीडा माकाबी को कॉमिक दिखाता है कि किलर ने कॉमिक से क्राइम को कॉपी किया और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये कॉमिक का क्रिएटर आई विटनेस कीगो है। माकाबी कीगो को किलर मान रहा था, पर सीडा का कहना था कि किलर कोई सन की कॉपी कैट है। वो खुद को सीरियल किलर डैगर समझता है। पुलिस डिपार्टमेंट हेनमी को किलर मानती है, पर सीडा का कहना था कि हेनमी एक पागल आदमी है। उसने क्राइम कन्फेस करने के अलावा कुछ नहीं किया कि फैमिली को क्यों मारा, कैसे मारा और कब मारा, और सीडा की नज़र में हेनमी इनोसेंट है। अब इसके बाद हम कीगो को देखते हैं, जिसके हालात काफ़ी बदल चुके हैं। वो पहले से अमीर हो चुका है, सक्सेसफुल मांगा। सीडा और माकाबी कीगो से सवाल जवाब करते हैं कि कॉमिक तुमने कैसे लिखी। कीगो ने ये कॉमिक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लिखी और जो क्राइम उसने पहले देखा था, ये कहानी वहीं से शुरू हुई। ये सुन के सीडा उसे कहता है कि अगर तुम्हारे कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर हैं तो फिर तुमने सीरियल किलर को देखा होगा, पर कीगो इनकार कर देता है कि वो मेरी इमेजिनेशन थी। पर सीडा समझ गया था कि कीगो कुछ तो जानता है। अब राइजिंग सन और 34 की कहानी सीरीज की तरह आगे बढ़ रही थी, यानी कि एपिसोड वाइज, और कॉमिक के हिसाब से नाइफ कार की छत से मिला। आगे क्या होगा ये कीगो डिसाइड करेगा, यानी कि तब तक सीरियल किलर शांत रहेगा और कॉमिक की कहानी आगे बढ़ते ही सीरियल किलर की कहानी बनेगी। किलर के बारे में जान के कीगो काफी परेशान हो गया था, जिस कारण वो नात्सुमी को भी डांट देता है। कीगो को काट दे के सीडा उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, तुम कई लोगों की जान बचा सकते हो। सीडा के जाते ही कीगो को मिलने मोरोजोमी आता है, जो कि कीगो का फैन होने का दावा करता है कि डैगर बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और मेरी फीलिंग्स को मांगा के जरिए बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। मोरोजोमी का कहना था कि नाइफ मिलने के बाद आगे कहानी में क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कीगो के कान में कुछ बोल के चला जाता है, जिसे सुनकर कीगो काफी डर गया था। जिसके बाद मोरोजोमी का पोर्ट्रे कीगो बार के ओनर को देके चला जाता है। माकाबी सीडा को इन्फॉर्म करता है कि जो नाइफ तुम्हें कार में मिला उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। दोनों फैमिली का खून उसी नाइफ से हुआ। पर सीडा हैरान नहीं था, क्योंकि राइजिंग सन के न्यू एपिसोड में ये बात लिखी हुई थी। हेनमी को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मोरोजोमी कैंपिंग कर रहे 4 फैमिली मेंबर्स को ब्रूटली मार देता है और ये क्राइम भी राइजिंग सन में छपा हुआ था। सीडा काफी समय से कीगो को कॉल कर रहा था, पर कीगो ने आंसर नहीं किया। सीडा उसी बार में जाता है जहां ओनर के पास सीडा को डैगर का पोर्ट्रेट दिखता है। सीडा इसके बारे में ओनर से पूछता है, जो कि सीडा को कहता है कि मुझे डैगर के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने 34 कॉमिक नहीं पढ़ी। ये पोर्ट्रेट उस रात कीगो ने अपने पास बैठे आदमी को देख के बनाया। ये बात सुन के सीडा के दिमाग की घंटी बजी। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद कीगो नात्सुमी से माफी मांगता है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और तभी कीगो को मिलने मोरोजोमी आता है, जो कि कीगो की वाइफ को ये बोल के खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरे से इंस्पायर होके कीगो ने मांगा सीरीज 34 को शुरू किया। डर के मारे कीगो भाग जाता है, क्योंकि कीगो डर रहा था कि कहीं मोरोजोमी उसकी बीवी को ना मार दे। कीगो अपनी वाइफ को बता देता है कि मोरोजोमी वही सीरियल किलर है। मांगा सीरीज मैंने उसी को देख के शुरू की, पर मैं 34 की सीरीज को बंद कर दूंगा और पुलिस को मोरोजोमी के बारे में सब बता दूंगा। कीगो अपने घर सीडा को बुलाता है, जिसे वो मोरोजोमी के बारे में सब बता देता है कि पहला क्राइम उसी ने किया था और मैंने उसे देख लिया था। मोरोजोमी के चेहरे पे मुझे शैतान दिखा, जिसने मुझे मांगा में परफेक्ट कैरेक्टर दिया, और मोरोजोमी की वजह से मैं अच्छा मांगा बन पाया। मेरी तरक्की के पीछे मोरोजोमी है, पर मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी पुलिस मोरोजोमी को अरेस्ट कर ले, क्योंकि वो मेरी कहानियों को सच करने में लगा है। कीगो अपने बॉस को 34 सीरीज को बंद करने की बात करता है, पर 34 अच्छा प्रॉफिट दे रही थी, इसलिए बॉस उसे कहता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक अच्छी एंडिंग लिखने के बाद 34 को खत्म कर देना, क्योंकि जनता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कीगो को मिलने मोरोजोमी आता है, जो कि सीरीज को बंद करने का कारण पूछता है।
और गुस्से में कीगो से ये बोलता है कि मैं मांगा के चक्कर में किसी खूनी को हीरो बनने नहीं दूंगा। ये सुन के मोरोजोमी को गुस्सा आ जाता है कि हम दोनों एक हैं, फर्क इतना है कि तुम 4 फैमिली मेंबर्स को मांगा में मारना पसंद करते हो और मैं रियल में। मोरोजोमी कीगो से आखिरी खून के साथ फाइनल एपिसोड लिखने को बोलता है, जिसके बाद हम सीडा को देखते हैं जिन्हें कीगो की पहली ड्राइंग से घर के बाहर खड़े ट्रक के बारे में पता चलता है और इस ट्रक को मोरोजोमी चलाता था। सीडा और उसकी टीम मोरोजोमी के अड्डे को ढूंढने की कोशिश करती है पर कोई एविडेंस नहीं मिलता। मोरोजोमी डिसाइड करता है कि कीगो सीरीज को कंटिन्यू रखे या फिर ना, मैं खून तो करता रहूंगा। और मोरोजोमी के घर की हालत बता रही थी कि मोरोजोमी कितना डेंजरस है। अब दूसरे दिन एक और फैमिली के 4 मेंबर्स को मोरोजोमी ने बेरहमी से मार दिया। सीडा कॉमिक में एक मिस्टीरियस चीज को नोटिस करता है जो कि क्राइम सीन से अलग थी। कॉमिक में कूजो नाम की विलेज का बोर्ड था और सीडा इसके बारे में कीगो से पूछता है, जो कि सीडा को कहता है कि कूजो 1988 में एक अबैंडन विलेज थी जहां लोगों का कल्ट था जो कि मानते थे कि 4 लोगों की फैमिली हैप्पी फैमिली होती है। पर अचानक से विलेज के लोगों के साथ कुछ घटना घटी जिसके बाद किसी का कुछ पता नहीं चला। पर कीगो ने इसके बारे में जानने की कोशिश की और उसी के हिसाब से 4 फैमिली मेंबर के खून को सीरीज में ऐड किया। अब दोनों नोटिस करते हैं कि क्राइम सीन की लोकेशन कॉमिक से मैच कर रही थी, यानी कि मोरोजोमी एरिया को अच्छे से जानता है और हो सकता है वो इसी कल्ट का हिस्सा हो। इसके बाद सीडा चला जाता है पर तभी उसे मोरोजोमी दिखता है और इससे पहले वो कुछ कर पाता, हैनमी सीडा को स्टैब करके मार देता है। जी हाँ, हैनमी। अब सीडा के मरते ही कीगो डिसाइड करता है कि वो 34 को बंद कर देगा, पर माकाबी उसे कहता है कि तुम्हें फाइनल एपिसोड लिखना चाहिए। सीडा तुम्हारा फैन था, तुम्हें उसके लिए करना चाहिए। घर आके कीगो 34 की फाइनल एंडिंग लिखता है, जिसे सुनकर प्रोडक्शन काफी खुश था क्योंकि कई दिनों के ब्रेक के बाद कीगो ने काम को शुरू किया। और फाइनल चैप्टर में कीगो ये लिखता है कि डैगर उसके पेरेंट्स और बहन को मारने आया, पर उल्टा कीगो ने डैगर को मार दिया। माकाबी कीगो के साथ रेडी था कि जब मोरोजोमी तुम्हें मारने घर आएगा तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। पर फाइनल चैप्टर से मोरोजोमी निराश हो गया। वो कीगो को कॉल कर कहता है कि तुम्हारे पापा की दूसरी शादी है, इसलिए तुम्हारी हैप्पी 4 फैमिली नहीं है। मोरोजोमी का कहना था कि उसने रियल 4 की हैप्पी फैमिली ढूंढ ली है। अब ये सुनकर कीगो काफी डर गया था। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, जो कि कीगो को खुशखबरी देती है कि मेरे पेट में 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 की हैप्पी फैमिली। अब ये सुन के कीगो समझ गया था कि डैगर उसी के घर गया होगा, पर घर में घुसने से पहले ही डैगर यानी कि मोरोजोमी कीगो पर अटैक कर देता है। वो नात्सुमी को भी जख्मी कर देता है, पर तभी कीगो उसे कहता है कि चैप्टर के हिसाब से पहले मुझे मारो। मोरोजोमी कीगो पर गुस्सा करके कहता है कि तुम तो कॉमिक में छाप देते हो कि डैगर ने फैमिलीज को कैसे मारा, लेकिन क्या तुम्हें पता है खून करने में कितनी एनर्जी लगती है? शरीर थकान से टूट जाता है। मोरोजोमी काफी थक गया था और इससे पहले वो कीगो को मारता, कीगो नाइफ छीनकर मोरोजोमी पर अटैक कर देता है। पर तभी माकाबी कीगो को रोक लेता है कि ऐसा मत करो। अब यहाँ पर कीगो और मोरोजोमी के चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल को देखते हैं और इससे पहले कीगो मोरोजोमी को मारता, माकाबी कीगो को शूट कर देता है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण कीगो बच गया और कहानी का अंत वैसा ही हुआ जैसा कीगो ने कॉमिक में लिखा था। बस फैमिली कीगो की थी, ना कि स्टेप फैमिली। अब कोर्ट में हैनमी और मोरोजोमी के रिलेशन के बारे में पता चलता है। हैनमी जब 16 साल का था तो उसने 4 फैमिली मेंबर्स को मार दिया था और तब से मोरोजोमी हैनमी का फैन बन गया। पर जब बाद में मोरोजोमी ने 4 फैमिली मेंबर्स को मारा तो हैनमी उसका फैन बन गया। कहानी के आखिर में हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने ट्विन बच्चों के साथ थी, पर बाहर से कोई उस पर नजर टिकाए बैठा था और मेरे हिसाब से ये हैनमी होगा। ये लोग आसानी से कीगो को नहीं छोड़ेंगे। तो कहानी सिंपल थी। कीगो एक स्ट्रगलिंग मांगा क्रिएटर था, पर उसके कैरेक्टर्स को पहचान नहीं मिली। पर जब उसने मोरोजोमी को देखा तो डैगर के रूप में न्यू कैरेक्टर ने जन्म लिया, जिसने कीगो को फेमस कर दिया। बात करें मोरोजोमी की तो वो तो हैनमी का फैन था। 4 फैमिली मेंबर्स को मार के वो लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा था, पर मोरोजोमी को असली पहचान कीगो ने दी। लेकिन मेरे हिसाब से कीगो, हैनमी और मोरोजोमी एक जैसे थे। फर्क इतना था
कि कीगो अपनी सीरियल किलिंग को मांगा के जरिए लोगों में रखता था, पर हेनमी और मोरोजोमी रियल में किलिंग करते थे। और आखिर में जब कीगो ने मोरोजोमी को मारना चाहा तो एक ईविल स्माइल हमने कीगो के चेहरे पे देखी। तो कुल मिला के ये कहानी 3 सीरियल किलर्स की थी। तो कहानी शुरू होती है कैलम नाम के क्लीनर से, जिसे सीरियल किलर डेविड की कॉल आती है। डेविड उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डार्क सीक्रेट्स हैं, तुम्हें मेरी लोकेशन पे आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सीक्रेट पूरी दुनिया को बता दूंगा। ये डार्क सीक्रेट्स क्या थे, ये कैलम और किलर के अलावा किसी को नहीं पता। डर के मारे कैलम किलर की लोकेशन पे पहुंचता है, जहां उसे एक आदमी और फीमेल की डेड बॉडी मिलती है। ये दोनों कौन थे, कैलम को नहीं पता। डर के मारे कैलम पुलिस को कॉल कर देता है और तभी पीछे से वही आदमी उठ के कैलम को अपने साथ ले जाता है, और ये था सीरियल किलर डेविड। क्राइम सीन पर ऑफिसर जॉन पहुंचता है, क्योंकि केस को हैंडल वही करेगा। जॉन को पता चलता है कि फीमेल विक्टिम का नाम कैरी जॉन्स है, जो कि 7 साल पहले किडनैप हुई थी। पर कैलम यहाँ पे क्यों आया? जॉन समझ गया था कि मामला कुछ और है। कैलम की मां कोरेन जॉन से प्रॉमिस मांगती है कि मेरे बेटे को सही सलामत घर ले आना। जॉन उससे प्रॉमिस करता है, और ये देख भीड़ में से एक आदमी टेंशन में आ गया, क्योंकि ये सीरियल किलर डेविड है। जॉन कितना चालाक इंसान है ये डेविड अच्छे से जानता है। अगर ये केस जॉन के हाथ लगा तो डेविड को कोई नहीं बचा सकता। जॉन से पीछा छुड़ाने के लिए डेविड बड़े बड़े ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करता है कि मेरे पास तुम्हारे डार्क सीक्रेट्स हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे सीक्रेट छुपे रहें तो जॉन के काले कारनामे बाहर निकालो, उसे जैसे तैसे जेल में डालो। अब जॉन ने अपनी लाइफ में कुछ इलीगल काम किए थे, जिस कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल में जॉन की परेशानियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि ढेर सारे कैदी ऐसे थे जो कि जेल में जॉन की वजह से थे। वो मौका मिलते ही जॉन को मार देंगे। काफी समय बीतने के बाद कोरिन को कैलम की कॉल आती है। वो कोरिन को एक व्हाइट हाउस में बुलाता है, पर यहाँ पे कैलम के साथ दूसरे विक्टिम्स थे। फैमिली मेंबर अपने बच्चों की हालत देख दर्द से कर्रा उठते हैं, क्योंकि सबको बेरहमी से मार के टांग दिया गया था। पर जब डेविड का मन इतने से नहीं भरा तो उसने पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी, और ये सारा दृश्य डार्क वेब पे टेलीकास्ट हो रहा था, यानी कि सीरियल किलर की ऑडियंस ये सब एंजॉय कर रही थी। डेविड ने लाशों की ऐसी हालत कर दी कि फैमिलीज अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई। जॉन के जेल जाने के बाद उसकी जगह ऑफिसर रेन को मिलती है, यानी कि ये केस ऑफिसर रेन हैंडल करेगी। बिल्डिंग में कैलम के साथ 8 विक्टिम्स की डेड बॉडीज और थी, जो कि सालों पहले किडनैप हुए थे। रेन समझ जाती है कि अगर किलर ने विक्टिम्स को इतने सालों तक जिंदा रखा तो उसके पास ढेर सारा पैसा और जगह है। रेन अपनी टीम को कहती है कि विक्टिम्स के साथ किलर की कोई ना कोई कॉमन चीज जुड़ी है, उस कॉमन चीज को ढूंढो। अगर वो कॉमन चीज मिल गई तो समझो सीरियल किलर भी मिल गया। जेल में जॉन को पता चल चुका था कि कैलम और बाकी विक्टिम्स को किलर ने मार दिया। जॉन को डेविड की चिट्ठी मिलती है, जिसमें FM की फ्रीक्वेंसी थी, जिसे प्ले करने के बाद जॉन को डेविड का मैसेज मिलता है, जिसमें कैलम को टॉर्चर किया गया था, और ये सब जॉन को उकसाने के लिए था। डेविड जॉन को कहता है कि मैं तुमसे कई बार मिल चुका हूँ, तुम्हें जेल पहुंचाने वाला मैं हूँ। ये सुन के जॉन समझ आता है कि पुलिस में से कुछ लोग डेविड के साथ मिले हैं। जॉन को मिलने कोरिन आती है, जो कि जॉन को कोस रही थी कि तुमने मेरे बेटे को सही सलामत घर लाने का प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रॉमिस तो दूर की बात है, मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई। ये सुन के जॉन काफी दुखी हो गया था। जेल के बाहर हम कोरिन को डेविड के साथ देखते हैं, जो कि कोरिन का शुभचिंतक बन के जॉन के जख्मों पे नमक लगाने आया था। कोरिन डेविड के कहने पर जॉन के पास गई थी। अब इसके बाद जॉन ऑफिसर रेन को कॉल करता है कि किलर ने मुझे कैलम के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग भेजी है। रेन उसे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, उसने सभी पेरेंट्स को भेजी है। पर जॉन उसे कहता है कि किलर कुछ बड़ा करने वाला है, उसे अपने लिए ऑडियंस चाहिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा। पर ऑफिसर रेन उसे धमकी दे के फोन को काट देती है कि दोबारा कॉल मत करना। रेन ऑफिसर आर्ची को कहती है कि जॉन से फोन को छीन लो। जॉन समझ गया था कि रेन उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं करेगी, पर जॉन चुपचाप नहीं बैठ सकता। वो डेनिस नाम के आदमी को कॉल करता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे जेल से बाहर निकालो। किलर ने विक्टिम्स के साथ क्या किया तुमने देखा ही होगा, और जब तुम 8 साल के थे तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था मुझे अच्छे से याद है।
और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से नफरत है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए मेरी मदद करो। अब इसके बाद जॉन अपने 2 वफादार साथियों से मदद मांगता है कि मुझे कैसे भी दूसरी जेल में शिफ्ट करो, पर सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। अगर सुपीरियर को पता चल जाए कि जॉन को जेल में खतरा है तो उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लान को ध्यान में रखते हुए सारे कैदियों को चालाकी से बाहर निकाला जाता है, जो कि जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, और ये देख के ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि इसी समय जॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर रास्ते में कुछ लोग वैन को घेर लेते हैं, जो कि जॉन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग डेनिस के थे। अब जाने से पहले डेनिस जॉन को कहता है कि जब किलर तुम्हारे सामने होगा उसे जान से मार देना। अब इसके बाद हम डेविड और उसकी बीवी जॉर्जेट को देखते हैं। जॉर्जेट बुरी तरह जली हुई थी और डेविड को देख उसकी सांसें थम गई थी, जैसे सामने मौत का फरिश्ता बैठा हो। डेविड उसे विक्टिम की कहानियां सुनाता है, जिसे सुनकर जॉर्जेट डर से कांप उठती है। अब ऑफिसर रेन जॉन को अच्छे से नहीं जानती, इसलिए जॉन को दबोचने के लिए वो रिटायर्ड ऑफिसर मार्टिन की मदद मांगती है। मार्टिन जॉन का अच्छा दोस्त है और जॉन इस पे भरोसा करता है। रेन मार्टिन से जॉन को अरेस्ट करने में मदद मांगती है कि नहीं तो सरकार उसे शूट का आदेश दे देगी। जॉन की प्लानिंग को ट्रेस करने के लिए मार्टिन उसके सेल में पहुंचता है, जहां उसे वही एफएम की फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसमें डेविड का मैसेज था। वो रेन को कहता है कि फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रेस करो, जॉन तुम्हें वही मिलेगा। और तभी हम जॉन को देखते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी की लोकेशन पर डेरिक नाम का आदमी मिलता है। अब डेरिक से जॉन को पता चलता है कि ये ट्रांसमीटर उसे किलर ने भेजा था। इसको प्ले करना डेरिक की मजबूरी थी, क्योंकि किलर के पास डेरिक की ऐसी वीडियोस थी जो कि डेरिक नहीं चाहता कि जनता उसे देखे। यानी कि ये काम डेरिक से डेविड ने ब्लैकमेल करके करवाया। डेरिक जॉन को फोन देता है कि इस पे किलर कॉल करेगा, पर एक दिन से ज्यादा वो सेम नंबर यूज नहीं करता। डेविड अपने वर्कर आरकेडी को कॉल कर कहता है कि लॉन्च पार्टी के लिए सामान रेडी रखो। ये लॉन्च पार्टी क्या थी आपको जल्दी पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें डेविड की टीम को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ी थी। ये लोग आम जनता पर उनके लैपटॉप कैमरा और फोन कैमरा से नजर रखते हैं, और जब उन्हें ऐसी कोई चीज मिलती है जो कि ब्लैकमेल करने में काम आए तो वो इंसान इनका विक्टिम बन जाता है। इन लोगों के पास हर एक आदमी का रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा किलर देखा जिसके पास आईटी की पूरी टीम है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि डेविड को कैसे लोगों के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। जॉन मार्टिन को कॉल कर कहता है कि मुझे पकड़ने के लिए रेन ने तुम्हारी मदद मांगी, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें किलर का नंबर देता हूँ। उसे ट्रेस करके जल्दी मुझे लोकेशन बता दो, नहीं तो किलर हाथ से निकल जाएगा। रेन को नंबर देके मार्टिन उसे कहता है कि जॉन के साथ तुम्हें किलर को पकड़ने का ऑफर मिला है, ये गोल्डन चांस है। मार्टिन की बात मान के रेन उसे किलर की लोकेशन दे देती है, जो कि लंदन के पिकार्डली सर्कस की थी। पर पिछले 20 मिनट से किलर वहीं पर बैठा था, और ये बात रेन को काफी अजीब लगी। डेविड पिकार्डली सर्कस में इतनी देर से इसलिए बैठा था क्योंकि डेविड के विक्टिम बिल्डिंग की छतों पर खड़े थे, जो कि डेविड के एक इशारे पे जान दे देंगे, और ये नज़ारा पूरा पिकार्डली देखेगा। डेविड की फैंटेसी को मानना पड़ेगा। रेन की टीम पिकार्डली सर्कस को घेर लेती है, और तभी जॉन डेविड को कॉल के जरिए पहचान जाता है, पर इससे पहले जॉन उसे दबोच पाता डेविड एक आदमी को होस्टेज बना लेता है। वो जॉन को कहता है कि थोड़ा सा इंतजार करो, मनोरंजन शुरू होने वाला है, और तभी विक्टिम्स कूद कर जान देने लगते हैं, जिससे पिकार्डली सर्कस में तबाही मच जाती है। मौका देख डेविड भाग जाता है, पर अंडरग्राउंड मेट्रो में जॉन उसे पकड़ लेता है, पर इसी चक्कर में एक ऑफिसर की जान चली जाती है, और एक बार फिर से डेविड जॉन की नजरों से ओझल हो गया। डेविड आर्ची को कॉल कर ब्लैकमेल करता है कि जॉन का कुछ करो, नहीं तो पूरी दुनिया तुम्हारा सीक्रेट जान जाएगी। डेविड आरकेडी को कॉल कर कहता है कि दूसरा शो शुरू करने से पहले मुझे एक और विक्टिम को लाना होगा, थोड़ा वेट करो। अब इसके बाद जॉन रेन और मार्टिन को कॉल कर कहता है कि मुझे डेरिक से सीरियल किलर का पैटर्न समझ में आ चुका है। ये लोगों के डार्क सीक्रेट को रिकॉर्ड कर लेता है और उन्हीं की मदद से विक्टिम को ब्लैकमेल करता है। किलर अच्छे से जानता है कि विक्टिम्स को कैसे ट्रैप करना है। जॉन को बातों में लगाकर ये लोग जॉन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, पर जॉन समझ गया था, इसलिए जल्दी से वो लोकेशन से भाग जाता है। रेन अपनी बेटी एनिया को कॉल कर कहती है कि काम की वजह से मैं घर नहीं आऊंगी।
और फोन कट होते ही डेविड एनिया को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। यानी कि जिस अगले विक्टिम की डेविड ने आर्केडी से बात की थी वो एनिया थी। जॉन कोरिन के पास पहुंचता है कि मैं किलर के पैटर्न को समझ चुका हूं, उसने कैलम को कैसे मारा। बस मुझे तुमसे ये जानना है कि कैलम के जाने के बाद कोई ऐसा आदमी तुम्हारी लाइफ में आया जिसने कैलम की मौत को लेके तुम्हें कंफर्ट किया हो और तुम्हें वो इंसान अच्छा लगा हो। कोरिन टॉमी नाम के आदमी का नाम लेती है और टॉमी कोई और नहीं बल्कि डेविड था। जॉन कोरिन को बता देता है कि टॉमी असली किलर था, उसे विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स के इमोशन से खेलना अच्छा लगता है, तुम इतने दिनों से किलर के साथ थी। अब ये पैटर्न चुपके से जॉन मार्टिन को बता देता है और इसके बाद मार्टिन रेन को कहता है कि जॉन का कहना सही था, व्हाइट हाउस में जितने लोग जल के मरे उनके फैमिली मेंबर्स की लाइफ में एक 40 साल का आदमी आया जिसकी कलर हाइट सेम थी। उसने सभी को इमोशनल सपोर्ट दिया पर किसी को नहीं पता था कि ये आदमी किलर है। सभी फैमिली मेंबर्स को ये आदमी अलग अलग नाम से मिला, लेकिन एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि किलर ने सभी को ये बताया कि उसकी बीवी एक कैल्स्टन स्क्वायर वाले घर में बुरी तरह जल गई थी और ये डेट उसने सभी को 2007 से लेके प्रेजेंट तक की बताई। मार्टिन के होमवर्क को देख रेन काफी खुश हो जाती है, पर आर्ची टेंशन में आ गया था क्योंकि अगर आर्ची अपने सीक्रेट को राज रखना चाहता है तो उसे डेविड को बचाना होगा। आर्ची डेविड से ध्यान हटाने की कोशिश करता है कि मार्टिन और जॉन का पैटर्न गलत है, पर रेन मार्टिन की बातों से कन्विंस हो चुकी थी। रेन कैल्स्टन स्क्वायर वाले घर के 2007 से लेके आज तक के रिकॉर्ड निकालती है जहां उसे डेविड की असलियत का पता चलता है और तभी डेविड उसे कॉल कर कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो जॉन का कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को लाइव शो में मार दूंगा और मेरे नाम को राज रखो। डेविड की बात मानकर रेन मार्टिन को भेज देती है कि आर्ची का कहना ठीक था, तुम्हारा पैटर्न गलत है और अब तक जो तुमने हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू, तुम जा सकते हो। रेन जॉन को मिलके कहती है कि किलर का नाम डेविड रॉबी है, ये ट्रेडिंग का काम करता है और इसकी बीवी ने इसे छोड़ने की कोशिश की थी पर घर जलने के कारण वो बुरी तरह जख्मी हो गई। बीवी जिंदा है पर कुछ बताने की हालत में नहीं है। जॉन डेविड के बारे में और जानना चाहता था पर रेन उसे गन पॉइंट पे लेके कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। जॉन समझ गया था कि रेन को डेविड ने ब्लैकमेल किया और तभी रेन उसे कहती है कि मेरी बेटी डेविड के पास है, उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हें जेल में डालना होगा। पर जॉन उसे समझा देता है कि मेरे जेल जाने के बाद भी डेविड एनिया को मार देगा, हम एनिया को बचा सकते हैं। तुम्हारी टीम में से कोई ऑफिसर डेविड के साथ मिला है, हमें सबसे पहले डेविड की बीवी से मिलना होगा ताकि हमें डेविड के किसी डार्क सीक्रेट और उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सके। डेविड की बीवी पहले तो दोनों को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसको ये लग रहा था कि डेविड ने इन्हें जानबूझकर भेजा, पर जब रेन उसे ये बताती है कि मेरी बेटी डेविड के कब्जे में है तो जॉर्जेट उसे डेविड के सीक्रेट और लोकेशन के बारे में बता देती है। एक हैंडीकैप्ड ऑफिसर आर्ची को कहती है कि जॉन का कहना सही था, ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, डार्क वेब की साइट पर ये लोग ढेर सारे लोगों को मारने वाले हैं। और यह दृश्य इतना घिनौना था कि आर्ची को उल्टी आ जाती है। जॉन मार्टिन को कॉल कर कहता है कि रेड रूम के बारे में जो मिथ है उसे डेविड सच करने वाला है, वो रेड रूम में ढेर सारे लोगों को अपनी ऑडियंस के हिसाब से टॉर्चर करेगा। ये कहने के बाद जॉन मार्टिन को कुछ मैसेज करता है कि मेरे लिए ये काम कर देना। डेविड आर्ची को कॉल कर रेन के बारे में पूछता है कि इस समय वो कहाँ पे है। आर्ची डेविड को कहता है कि रेन ने रिसेंटली अपना पासपोर्ट यूज किया था, वो नॉर्वे चली गई। ये सुन के डेविड समझ गया था कि रेन उसी के पास आ रही है क्योंकि डेविड नॉर्वे आ चुका है। डेविड आर्ची को कहता है कि इस काम के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, तुम्हें मेरी वाइफ को मारना होगा क्योंकि वो मेरे बारे में काफी चीजें जानती है। पर आर्ची इससे पहले डेविड की बीवी को मारता मार्टिन उसे अरेस्ट कर लेता है और ये प्लान था जॉन का। पकड़े जाने के डर से आर्ची सुसाइड कर लेता है। रेन और जॉन नॉर्वे में डेविड के मेंशन पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह वीरान था। बर्फ से जमी नदी में ढेर सारी लाशें थी जिनकी गिनती करना मुश्किल था। मेंशन में रेन को अपनी बेटी की लाश मिलती है जिसे डेविड ने मार के टांग दिया था। बेटी की लाश को देख रेन जॉन को कोसने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो जॉन को नजरों से दूर जाने को कहती है पर इसी चक्कर में जॉन को
रेड रूम का रास्ता मिल जाता है, पर तभी उसे मार के डेविड ने बांध लिया। रेन को टैटू से पता चलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, और इससे पहले वो जॉन को बुलाती आर्केडी रेन को जॉन के पास ले जाता है। जॉन कैमरास के सामने था, जहां डेविड अपनी ऑडियंस को कहता है कि हम लोग इसे कैसे टॉर्चर करें, खाल उतारे या धीरे धीरे मारे। एनिया को मारने की धमकी देके रेन को डेविड कहता है कि नाइफ से जॉन को स्टैब करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। मजबूरी में रेन जॉन को स्टैब कर देती है, और ये देख ऑडियंस को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि सारे के सारे डेविड जैसे थे। मजे को दुगना करने के लिए डेविड जॉन को कहता है कि अब तुम्हें रेन के घुटने को हथौड़े से तोड़ना होगा, नहीं तो एनिया को मैं मार दूंगा। जॉन एकदम से सबको कहता है कि जल्दी यहाँ पे पुलिस आने वाली है, सबका आईपी एड्रेस निकाल लिया, तुम सब जेल जाने वाले हो। ये सुन के ऑडियंस भागने लगती है, और कैमरास के सामने जॉन डेविड के सीक्रेट को बाहर निकालता है कि मुझे तेरी बीवी से पता चला तू नामर्द है, तेरे हथौड़े में दम नहीं, और ये सोच के तू अपने दांतों को चबाता रहता है। जॉन डेविड के बॉडीगार्ड को मार के डेविड को भी मारने वाला था, पर तभी डेविड चारों को ट्रैप करके भाग जाता है, लेकिन डोर लॉक होने से पहले जॉन बाहर आ गया था। जॉन नोटिस करता है कि मेंशन में लोग हजारों की तादाद में ट्रैप थे। रेन और उसकी बेटी आर्केडी से फाइट करते हैं, जिसमें आर्केडी की मौत हो जाती है। अब रेड रूम जलने वाला था, और दरवाजे डेविड के फोन से खुलते हैं। डेविड और जॉन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस कारण दोनों नदी में गिर जाते हैं, पर मरने से पहले जॉन ने डोर को खोल दिया, जिस कारण दोनों की जान बच जाती है। बात करें डेविड की, तो डेविड उसी नदी में डूबकर मर गया, जिसमें विक्टिम्स की लाशें पड़ी थी। मार्टिन टीम के साथ मेंशन पहुंचता है, और समय रहते जॉन को बचा लिया जाता है। मार्टिन को जो जॉन ने मैसेज किया था, वो यहाँ की लोकेशन थी। न्यूज के जरिए कोरिन को पता चलता है कि जॉन ने किलर को मार दिया। कहानी के आखिर में जॉन को MI5 के लोग मिलने आते हैं, जिनके पास जॉन के लिए काम था, जिसके बदले जॉन को जेल से छुटकारा मिलेगा। जॉन MI5 की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बात करें ऑफिसर रेन की, जो कॉमन चीज विक्टिम और किलर के बीच वो ढूंढ रही थी, उसे जॉन ने ढूंढ लिया। तो कहानी सिंपल सी थी। डेविड एक कमजोर आदमी था, उसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में मजा आता था, और उसके जैसे कई ऐसे लोग थे जो डेविड की तरह साइको थे। अपने जैसे लोगों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए डेविड ने ये काम शुरू किया, पर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगा। जॉन को देख डेविड इसलिए डर गया था क्योंकि जॉन का दिमाग काफी तेज है, वो डेविड को पकड़ सकता था। तो बात करें डेविड ने एनिया को किडनैप क्यों किया, क्योंकि वो रेन को ब्लैकमेल करके खुद की आइडेंटिटी को राज रखना चाहता था, और ये काम डेविड कई सालों तक करता, जब तक उसे रेन को मारने का मौका नहीं मिल जाता। एनिया को किडनैप डेविड ने खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।